हार्ट का एक बार कांटेक्ट करना, एक बार रिलैक्स करना, समझ में आया? उस कंप्लीट साइकिल को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हार्ट जब एक बार कांटेक्ट करेगा, उसमें एक बार एट्रियम कांटेक्ट करेगा, एक बार क्या कांटेक्ट करेगा? वेंट्रिकल। जब रिलैक्सेशन की बारी आएगी तो एक बार एट्रिया रिलैक्स करेगा, एक बार वेंट्रिकल। समझ लीजिए कैसे, देखिए ये हार्ट का डायग्राम देखिए ध्यान से। यहां पर लगा है ऐसे नोड, कहां लगा है? राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर क्या लगा होता है? ऐसे नोड, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। ये इंपल्स कहां पहुंचेगा? एट्रिया में। दोनों एट्रिया में एक साथ पहुंचेगा, दोनों एट्रिया में इंपल्स एक साथ जाएगा एट्रिया में। यहां से होता हुआ यहां जाएगा, दोनों एट्रिया में एक साथ जाएगा। इसके बाद इंपल्स कहां पहुंचेगा? एबी नोड में, ठीक है। तो यहां से इंपल्स जब एबी नोड तक पहुंच जाएगा, उस दौरान एट्रिया क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया में संकुचन होगा। आलिंद बोलते हैं एट्रिया को, क्या बोलते हैं? आलिंद। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? जब ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगा तो वो इंपल्स कहां जाएगा? एट्रिया की वॉल में जाएगा और एट्रिया क्या होंगे? कांटेक्ट करेंगे। समझ में आया? उस दौरान इनका क्या हाल होगा? उस दौरान वेंट्रिकल क्या रहे? जब ये कांटेक्ट करते हैं वेंट्रिकल क्या रहते हैं? रिलैक्स, रिलैक्स रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। समझ में आ रहा ना? ठीक। इसके बाद जब ये इंपल्स यहां पहुंच जाएगा, उसके बाद यहां से होता हुआ कहां जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा ना। एबी बंडल और परकिंजी फाइबर से होता हुआ कहां जाएगा इंपल्स? वेंट्रिकल में। अब किसकी कॉन्ट्रैक्शन की बारी है? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल कांटेक्ट करेंगे तो ब्लड को कहां भेजेंगे? बॉडी में। और कहां जाएगा? लंग्स में। इससे लंग्स में जाएगा और यहां से ब्लड कहां जाएगा? बॉडी में, ठीक है। तो यहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस दौरान इनका क्या होगा? रिलैक्सेशन। याद रखिए, एट्रिया जब सिकुड़ते हैं तो ये रिलैक्स करते हैं, और जब ये कांटेक्ट करेंगे तो ये रिलैक्स करेंगे। तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन, इस पूरे साइकिल को बोलते हैं क्या चीज? कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में एक बार एट्रिया कांटेक्ट करेगा और एक बार रिलैक्स करेगा, या आप कह सकते हैं एक बार वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। समझ में आया? अगर मैं कहूं हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मेन क्या समझते हैं आप इसको? मेन समझते हैं वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि मेन चैम्बर कौन सा हार्ट का? वेंट्रिकल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन ये हो गई। एक बार में वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, हार्ट जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं तो कितना ब्लड वो पंप कर देते हैं बॉडी में? वेंट्रिकल ये नीचे वाले चैम्बर, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा? या तो बॉडी में जाएगा या तो कहां जाएगा? लंग्स में, ठीक है। कितना ब्लड पंप करेंगे? 70 ml, 70 ml, ठीक है। क्या ये पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं? नहीं, जैसे हमारी लंग्स कभी पूरी खाली नहीं होती है एयर से, ठीक है। 1200 ml एयर हमेशा बची रहती है। ऐसे ही जब ये वेंट्रिकल कांटेक्ट करेंगे तो 70 ml ब्लड को पंप करेंगे एक बार में। एक बार जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार जब सिकुड़ेंगे 70 ml ब्लड को पंप कर देंगे, ठीक है। और कितना ब्लड बचा रहेगा? 50 ml बचा रहेगा, ये कभी नहीं निकलेगा। एक बार एट्रिया कांटेक्ट किया, 70 ml बाहर, 50 ml बचा। इसका मतलब कितना आया उसमें बाहर से? जब एट्रिया रिलैक्स किया था तो कितना ब्लड उसने रिसीव किया? 120 ml रिसीव किया था।
मतलब एट्रिया जब रिलैक्स करते हैं, या तो कह सकते हैं वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेंगे तो कितना ब्लड को लेंगे, ये एट्रिया से कितना ब्लड आएगा, 120 ml आता है। 120 यहाँ, 120 यहाँ, अलग अलग। और जब पंप करेंगे तो 70 बाहर कर देंगे, 50 अपने अंदर रखे रहेंगे। ठीक है, ये 50 ml वैल्यू फिक्स होती है, ध्यान रखिएगा। ये 50 से 49 नहीं होगा, ये कम ज्यादा नहीं होता है, ये फिक्स है। ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा पंप किया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 70 ml ब्लड ही पंप हो, 70 ml से ज्यादा पंप हो सकता है। समझ में आ रहा ना? अगर सोचिए 140 ml ब्लड एक बार में आया, एक हार्ट बीट के दौरान एक बार हार्ट धड़का, कितना ब्लड इसके अंदर आया यहाँ, 140 ml। तो 140 में से आप 50 जो घटा दीजिए, जो बचा रहना है, तो कितना बाहर पंप किया जाएगा, 90 ml। ज्यादा आएगा, ज्यादा पंप किया जाएगा। ठीक है, कम आएगा कम, लेकिन 50 ml बचना चाहिए ब्लड, 50 ml बचना चाहिए। समझ में आ रहा ना? उससे कम नहीं बचना चाहिए, ये फिक्स होता है। अब इन सब चीजों के लिए कुछ टर्म्स बोलते हैं। जो ब्लड आता है, जो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में एक बार जब हार्ट धड़कता है, उस दौरान एट्रिया से जो ब्लड वेंट्रिकल में आता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, तो कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ टर्म में लिख रहा हूं EDV। EDV क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक, EDV ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय वेंट्रिकल्स के द्वारा प्राप्त किया गया ब्लड। कब वेंट्रिकल में ब्लड कब आता है, जब वेंट्रिकल फैलते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकल के फैलने को बोलते हैं क्या चीज, डायस्टोल। वेंट्रिकल जब सिकुड़, कोई भी चैम्बर, चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल, अगर वो सिकुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, अगर रिलैक्स कर रहा है तो डायस्टोल। तो जब डायस्टोल पूरा हो गया, पूरा चैम्बर फैल गया, पूरी जितना फैलना है उसको, तो एंड हो गया ना। डायस्टोल का एंड का मतलब समझते हैं, जितना फैलना है वो फैल गया, एंड हो गया डायस्टोल। उस दौरान कितना ब्लड आ जाएगा मैक्सिमम, वो होगा EDV। समझ में आ रहा ना? तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिसीव्ड बाय वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। अगर मैं कहूं हार्ट में डायस्टोल हो रहा है, तो आप समझेंगे वेंट्रिकल का डायस्टोल हो रहा है, क्योंकि मेन चैम्बर वेंट्रिकल है। ठीक है, डायस्टोल अगर मैं वेंट्रिकल ना लिखूं तब भी आप समझिए वेंट्रिकल की ही बात हो रही है। ठीक, हार्ट में डायस्टोल हो रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकल फैल रहा है। तो 120 ml इसकी वैल्यू होती है, कितना होता है, 120 ml ब्लड आता है। दोनों में अलग अलग, ध्यान रखिएगा, इसमें भी 120, इसमें भी 120। ठीक है, सेपरेट होता है। आगे है ASV, ये है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसका मतलब बताइए, पहले लिख लो, जल्दी से लिखते भी रहिए, समझते भी रहा करिए। रफ में लिखिए। देखिए, जब सिस्टोल एंड हो गया, सिस्टोल एंड का मतलब समझ रहे हैं, सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन। नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ऊपर वाले चैम्बर क्या है, एट्रिया है। ठीक है, देखिए इधर एट्रिया जब सिकुड़ता है तो वेंट्रिकल क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड को नीचे भेजेगा, और वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं, ब्लड को प्राप्त कर रहे हैं। जब ये ब्लड को रिसीव कर लेंगे पूरा, तो कितना ब्लड आ गया, 120 ml, दोनों में अलग अलग। इसके बाद अब ये सिकुड़ने की बारी किसकी है, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल सिकुड़ना चालू कर रहे हैं, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, और एकदम लास्ट एंड हो गया, अब नहीं सिकुड़ेगा, जितना कॉन्ट्रैक्ट करना था कर दिया, तो एंड हो गया कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल क्या हो गया, समाप्त।
तो जब सिस्टोल समाप्त हो जाता है इसका मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया। कितना ब्लड को फेंकेगा ये 120 कहां फेंकेगा ये? हाँ सुनिए ध्यान से, ये फेंकने की बारी नहीं हो रही है, ये फेंकने की बारी नहीं हो रही है। ये है कि जब वेंट्रिकल पूरा सिकुड़ गया अब कितना ब्लड उसके अंदर है, फेंकने वाला अलग सिस्टम। अब कितना, जब वेंट्रिकल फैल रहा था तो कितना ब्लड प्राप्त किया? 120। वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है, लास्ट हो गया है, अब नहीं सिकुड़ेगा, तो कितना ब्लड इसके अंदर बचा है? 50 ml। वो एंड पर कितना बचा, ठीक है। तो यहां इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल में, ठीक है, एट एंड ऑफ सिस्टोल जब पूरा हो गया। तो डायस्टोल जब पूरा हो जाता है तो कितना ब्लड आया? 120। सिस्टोल जब पूरा हो गया तो कितना ब्लड बचा? 50 ml। इसकी वैल्यू होती है 50 ml। लिखिएगा, ये होता है फिक्स्ड, ये बदलता नहीं है, फिक्स्ड है। और एक है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम समझ लीजिए, हो गया यहां तक लिख लिए हैं। जब वेंट्रिकल में कितना ब्लड आया? 120। सिकुड़ रहा है, ब्लड को पंप कर दिया, कितना बचा? 50। कितना पंप किया? 70। 120 में से 50 घटाएंगे 70, तो ये जितना फेंका वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना पंप किया, कब पंप करता है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या तो ऐसे भी कह सकते हैं जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं। ध्यान सुनिएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, बात एक ही होती है, समझ में आया? तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस दौरान कितना ब्लड पंप किया, या एट्रिया जब रिलैक्स कर रहे थे तो कितना पंप, क्योंकि ये रिलैक्स हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है। तो यहां लिखेंगे, देखिए, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई ईच। अगर यहां पर बोथ आ जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब ईच की बात हो रही है। हर दो अलग अलग सिस्टम है ये, इसलिए ईच लिख दिया मैंने यहां पर क्लियर कट। ईच वेंट्रिकल इन बॉडी में या फिर लंग्स में हर वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में। ये सब कुछ किसमें हो रहा है? एक कार्डियक, जब एक बार हार्ट धड़का उस दौरान एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा, तो ये सारी एक्टिविटी हो रही है ना। तो एक बार लिखेंगे, इन वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल एक बार में कितना ब्लड पंप कर देता है? इसकी वैल्यू कितनी है? 70 ml अप्रॉक्स लिखिएगा। ये घटेगा बढ़ेगा, ये भी अप्रॉक्स है। फिक्स कौन सा है? ये वाला, ठीक है, फिक्स ये होता है बस। तो यही लिख लीजिएगा साइड में कहीं कि ESV एंड EDV आर नॉट फिक्स। सॉरी, कहां गया? EDV बदलेगा, ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ADV एंड स्ट्रोक वॉल्यूम आर नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है। फिक्स क्या है? ये ESV केवल फिक्स होता है। कारण बता सकते हैं क्यों? ये 70 ml से ज्यादा कभी पंप हो सकता है, कभी 70 से कम हो सकता है, कभी 120 से ज्यादा ब्लड रिसीव कर लिया जाएगा। तो बताइए सोच करके। हाँ, अगर हार्ट बीट की संख्या बढ़ जाएगी तो ये क्या, ये 70 ml से ज्यादा पंप कर देगा? बताइए। हार्ट बीट से इसका कोई नहीं। कार्डियक आउटपुट बदलता, ध्यान रखिएगा, अभी समझाऊंगा। हार्ट बीट की संख्या घटेगी बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बदलेगा, जो आगे बताएंगे हम।
ये 70 फेंक रहा है एक बार में वेंट्रिकल, इसका हार्ट बीट से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे, ये क्यों बदलते हैं। देखिए ये वेंट्रिकल है, सोचिए वेंट्रिकल बड़ा हो गया फूल करके, हार्ट में समस्या आ गई है, वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया है। अब बताएंगे जब साइज बढ़ गया है तो ज्यादा ब्लड आएगा कि नहीं आएगा। जब ये फैलेंगे तो ज्यादा ही फैल जाएंगे तो ब्लड 120 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 120 जो है ये वैल्यू ईडीवी वाली ये बदल जाती है कब, जब वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है। वेंट्रिकल बड़े हो जाते हैं तो ज्यादा ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं, एक रीजन ये हुआ। हाँ बढ़ता है, हार्ट में कोई समस्या है वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है, याद रखिए, ठीक है। तो वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया है तो क्या चीज, ज्यादा ब्लड को रिसीव किया जाएगा, ठीक। और ये वेंट्रिकल का साइज छोटा हो, वेंट्रिकल का साइज वेंट्रिकल तेजी से पंप किया ब्लड को, ये कैसे बदलता है समझिए। वेंट्रिकल ने ब्लड को बहुत तेजी से पंप किया, ज्यादा तेज प्रेशर लगा करके पंप किया, 70 से ज्यादा ब्लड चला जाएगा, 70 ml से ज्यादा ब्लड पंप कर दिया जाएगा। तो हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसमें कई समस्याएं होती हैं। हार्ट का वेंट्रिकल का साइज बढ़ गया, हार्ट वेंट्रिकल बहुत तेजी से ब्लड को पंप कर दिया तो ज्यादा पंप हो जाएगा, वो भी समस्या है, ठीक है। या वेंट्रिकल की हार्ट की वॉल्व स्टिफ हो गई, स्टिफ का मतलब समझ रहे हैं, हार्ड हो गई है। होता है ना जैसे हमारी लंग्स सिगरेट पीने से क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो सांस फूलती है, क्यों, क्योंकि हमारी लंग्स में फैलाव और संकुचन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, उसकी दीवार जो एल्वोली की दीवार हार्ड हो जाती है। वैसे सेम हार्ट की कहानी, हार्ट की अगर वॉल स्टिफ हो गई है तो फैलेगा सिकुड़ेगा प्रॉपर्ली नहीं, तो जब ढंग से ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा तो 70 से कम हो जाएगा। 70 से कम कब होगा, या तो वेंट्रिकल का साइज छोटा हो गया है, या तो वेंट्रिकल में दम कम हो गया है, पावर नहीं लगा पा रहा है, स्ट्रॉन्ग कम है क्योंकि उसकी दीवार में स्टिफनेस आ गई है, दीवार हार्ड हो गई है। अब कैसे पंप करेगा सोचिए, हाँ धक्का लगाएगा तो ब्लड जाएगा ही नहीं उतना, क्योंकि सिकुड़ना भी तो चाहिए। हाँ बताइए, हाँ एथलीट की देखिए अलग केस है, एथलीट में जो है हार्ट बीट जो होती है वो ज्यादा, अभी आप जो है एक्सरसाइज करिए हार्ट बीट आपका बढ़ जाए, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए। अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, कार्डियक आउटपुट घटता बढ़ता है वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, आगे की चीज समझिए। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या है। हार्ट एक बार में हार्ट कितनी बार बीट करता है, वन टाइम में हार्ट कितनी बार बीट करेगा, 72 टाइम अप्रोक्स होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में होता है। हार्ट बीट अभी किसी का चेक करिए नब्ज तो 80-90 आ जाएगा, नॉर्मल पर्सन का 80 आ जाएगा। वो एक अनुमान माना गया है कि 72 टाइम हार्ट बीट करता है, ठीक, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर 72 टाइम हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट बीट कितना है, हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें स्ट्रोक वॉल्यूम से, स्ट्रोक वॉल्यूम से जो क्या होता है 70 ml अप्रॉक्स है, तो 72 हार्ट बीट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 70 से, तो कितना आ जाएगा 5040 ml अप्रॉक्स आएगा, शायद कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा ना। 5 लीटर ब्लड, एक स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब एक बार में हार्ट ने कितना ब्लड फेंका, एक कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल समझ रहे हैं, हार्ट एक बार बीट किया कितना ब्लड को पंप किया वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया वो है कार्डियक आउटपुट। क्योंकि 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम बीट करता है, और एक बार जब बीट करता है तो 70 ml ब्लड को पंप करता है, समझ में आया। तो एक बार में इतना और इतनी बार 1 मिनट में धड़क रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट में कितना ब्लड उसने पंप कर दिया टोटल वो आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, ठीक। ये कार्डियक आउटपुट क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ ब्लड, लिख लीजिएगा, पंप्ड बाय हार्ट ऑब्लिक मैंने वेंट्रिकल लिखा, बात वही है, देखिए
हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है या वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड को हार्ट से बाहर कौन निकालता है, वेंट्रिकल। समझ आया? तो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को या वेंट्रिकल, बात एक ही होती है। 1 मिनट का डाटा ये बदल सकता है, नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा बताइए, ये किस चीज पर निर्भर करेगा, घटेगा बढ़ेगा, किस चीज पर निर्भर करेगा, दोनों पर। हार्ट बीट की संख्या घट बढ़ सकती है 1 मिनट में, हो सकता है। अगर ये 80 बार हो जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगी। तो पहला डिपेंड करेगा हार्ट बीट पर, हार्ट बीट्स, ठीक है, इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट आ रही है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस चीज पर डिपेंड करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम घटेगा और बढ़ेगा। तो जब ये घटेगा बढ़ेगा तो वैल्यू भी क्या होगी, बदलेगी। और ये क्यों घटेगा बढ़ेगा, ये देखिए, ये क्यों चेंज होता है, उसका रीजन, स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज क्यों होता है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करता है ऑन साइज ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का साइज क्या है, समझ में आ रहा है भाई? स्ट्रोक वॉल्यूम किस चीज पर निर्भर करता है, वेंट्रिकल का साइज क्या है। छोटा साइज है तो कम स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, ज्यादा साइज है ज्यादा फेंकेगा। दूसरा चीज डिपेंड करता है स्ट्रेंथ कितनी है, हार्ट कितना मजबूत है, वेंट्रिकल कितनी तेजी से ब्लड को पंप किया, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की स्ट्रेंथ कितनी है। तीसरा होता है प्रेशर, कितना प्रेशर है। स्ट्रेंथ प्रेशर लगभग सेम चीज है भाई, ज्यादा स्ट्रेंथ है इसका मतलब ज्यादा प्रेशर से फेंकेगा। बीपी अगर बढ़ा हुआ है, बीपी अगर बढ़ा है तो जाहिर सी बात है इसने ब्लड को तेजी से फेंका होगा, तभी तो ब्लड प्रेशर हाई हुआ। तो अगर हाई बीपी है तो स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, ब्लड प्रेशर कितना है। हार्ट ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप किया, इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम बदल गया, ठीक। तो अगर कहा जाए कार्डियक आउटपुट ऑप्शन में आता है डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल, आंसर सही होगा कि नहीं बताइए। वो तो आप जान रहे हैं कि कार्डियक आउटपुट 2 चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दिया है ये तो इस पर भी निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम से कार्डियक आउटपुट डिसाइड होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम किस पर निर्भर करता है, इन पर। तो अगर ये बदलेंगे तो ये बदलेगा और ये बदलेगा तो वो बदलेगा। समझ में आया? अब और समझिए, देखिए एक हार्ट बीट में, एक कार्डियक साइकिल में टाइम कितना लगता है। एक बार जब हार्ट बीट किया, धक धक की आवाज होती है ना, दोनों को एक बोलते हैं। जो धक धक की आवाज जिसको लब डब बोलते हैं, वो दोनों को मिलाकर के एक साउंड बोला जाता है। एक्चुअली में 2 साउंड आती हैं। हार्ट एक बार बीट करेगा कितने साउंड आएंगी, 2, लेकिन हम मानते हैं उसको 1 है। तो कहते हैं ना एक धड़कन, उसमें 2 होती हैं। तो एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है वो देखिए। तो देखिए कार्डियक साइकिल जो है सीवाइसियली टाइम, हर ईच कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, कैसे पता लगेगा। 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट किया, 72 बार। और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60। तो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो 72 बार बीट कर रहा है। तो 1 मिनट में जितनी बार धड़क रहा है उस संख्या से मिनट को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कि एक धड़कन में कितना समय लगा। ये आता है कैलकुलेट करके 0.8 सेकंड। एक धड़कन में इतना टाइम लग रहा, 72 बार हार्ट बीट करेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, तो टाइम आ जाएगा 60 सेकंड का। आप देखिए एक बार में इतना टाइम लग रहा है, 72 बार बीट कर रहा है, तो 72 को मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आ जाएगा 1 मिनट। क्या आएगा, 1 मिनट, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, 0.8 समझिए, जानते हैं 0.8 सेकंड में क्या क्या हुआ होगा। उस 0.1 धड़कन में क्या क्या होता है। एक धड़कन में जानते हैं, एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया
सुनिए ध्यान से, एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया उस दौरान नीचे वाले चैम्बर क्या कर रहे थे, रिलैक्स। फिर जब नीचे वाले चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाले क्या करेंगे, रिलैक्स। ये सब कुछ होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया रिलैक्सेशन, ये सब कुछ होता है एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है, एक हार्ट बीट में होता है। तो ये एक हार्ट बीट भी कह सकते हैं इसको, एक क्या कह सकते हैं, हार्ट बीट। एक धड़कन में इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब क्या क्या होता देखिए, इसमें होगा क्या, ये देखिए, एट्रिया, या ऐसे लिखेंगे, आपके एक कार्डियक साइकिल में इतना कुछ होता है। एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये सिकुड़ेगा तो वेंट्रिकल क्या करेंगे उस दौरान, रिलैक्स। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। सबकी अपनी अपनी बारी, ठीक है। कितना टाइम लगता देखिए, इसको इसमें लगेगा 0.1 सेकेंड का टाइम, इसमें लगता है टाइम 0.7 सेकेंड का टाइम, ठीक है। वेंट्रिकल को सिकुड़ने में 0.3 और इसको रिलैक्स होने में 0.5 सेकेंड, पूरा सेकेंड लिखिएगा। इसको जोड़ेंगे 0.1, 0.7, 0.8 सेकेंड आता है, 0.3 और 0.5 को जोड़िए 0.8 आया, समझ आया। तो जब एक हार्ट बीट होती है, एक बार हार्ट बीट करता है, उस दौरान ये सिकुड़ेगा एक बार और एक बार फैलेगा। तो सिकुड़ने में 0.1 सेकंड का टाइम लगेगा, फैलने में 0.7 सेकंड का टाइम लगेगा, कुल मिला के 0.8 हो गया। ऐसे ही ये भी कह सकते हैं, इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्सेशन, 0.3 का टाइम इसमें लगेगा, 0.5 इसमें। याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन में टाइम ज्यादा नहीं लगता है, एक्सपेंशन में ज्यादा टाइम लगता है। जब चैम्बर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत तेजी से करता है, देखिए 0.1 सेकंड का टाइम, इसका कॉन्ट्रैक्शन में 0.3, इसके रिलैक्सेशन में 0.1 से 0.7 हो गया, ज्यादा टाइम लग गया, है ना। और जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन आया तो 0.5। अब ये वैल्यू क्यों डिफर कर रही है जान रहे हैं, क्यों ये 0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट कर गया और इसको कॉन्ट्रैक्शन में 0.3 का टाइम क्यों लगता है, बताओ जी। एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में 0.1 सेकंड का टाइम लगता है, एट्रिया और वेंट्रिकल सिकुड़ने में 0.3 का टाइम लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, साइज के ऊपर है। जो चैम्बर छोटे होते हैं उनको सिकुड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है, जो चैम्बर बड़े होते हैं उनको सिकुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ये समझ में आया। गायब हो गया जी, फुल्ली गायब हो गया। तो अरे उस पर तो उधर चलना पड़ेगा, चलो उस पर पढ़ा देते हैं। इन्वर्टर नहीं काम कर रहा ना, क्यों इन्वर्टर नहीं काम कर रहा है, ये लाइट थी कि इन्वर्टर था, तो इन्वर्टर चलना चाहिए ना। चार्ज हुआ है, हो सकता चल जाए, हाँ ट्राई करो जी। कहाँ से चलेगा वो बटन दबाओ, उसका बुला दीजिए, थोड़ा चला दें, ज्यादा सही है। नहीं चलेगा तो हमारा बोर्ड तो है ही है। ऐसे ओल्ड इज गोल्ड जानते हैं, ये जो है वो नई टेक्निक है, ये हमेशा काम आएगा, ये हमेशा काम करेगा। देखो जी 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.3 सेकेंड और 0.5 सेकेंड, ये एट्रिया के लिए, ये वेंट्रिकल के लिए, ठीक है। चालू कर दीजिए, देखिए कहाँ से होगा ये, हाँ बंद करके आ जाइए। देखिए ये हमने कहा एट्रिया का साइज छोटा होता है इसलिए कॉन्ट्रैक्शन में टाइम कम लगता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है इसलिए सिकुड़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक।
और ये एट्रिया चूंकि छोटे साइज के हैं तो सिकुड़ने में टाइम कम लग रहा है, तो रिलैक्सेशन में टाइम भी कम लगना चाहिए आपके हिसाब से ना। रिलैक्सेशन में तो टाइम कम लगना चाहिए, थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन उतना ज्यादा क्यों लग रहा है भाई? ठीक है, एट्रिया छोटे छोटे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में 0.1, तो रिलैक्सेशन में भी 0.1 होगा तो 0.4 हो जाए, तो इतना क्यों लग गया? क्योंकि 0.8 पूरा करना है, 0.8 को पूरा करना है, याद रखिएगा। 0.8 सेकंड कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए 0.7 घटा करके आता है ये, ठीक है। और इसको कॉन्ट्रैक्ट में 0.3 लगा है तो बाकी समय यहां लगेगा, 0.5 जो बचा हुआ उतना लगेगा ये। अब इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले थे जो इस पर अब चली गई, बताइए। हाँ आ गया, चला दो तो अच्छा ही है, वैसे भी फैन की जरूरत नहीं है। वही तो आराम है, अब चल जाएगा ना, चल जाना चाहिए, सब बंद है, चल जाएगा। इसको सब लोग बहुत नोट कर लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। जॉइंट डायस्टोल समझाऊंगा, समझ में नहीं आता है? समझ में आता किसी को जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? हाँ आता है, ये ठीक है। जॉइंट डायस्टोल कहते हैं कि हार्ट एक बार जब धड़कता है, ठीक है, तो उस दौरान वो थोड़ा सा आराम करता है। कहते नहीं हार्ट कभी आराम नहीं करता, नहीं करता है। 0.4 सेकंड के लिए हर धड़कन में वो आराम करता है, 0.4 सेकंड के लिए हार्ट बीट में आराम करेगा। वो समझना ऐसा क्यों होता, देखिए। देखिए इधर, ये मैं एक कार्डियक साइकिल का बना रहा हूं, कार्डियक साइकिल, ठीक है, बना लीजिएगा सब लोग इसको। ये देखिए सर्किल अच्छा बना है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ये चौक होती तो ये ना कंप्लीट सर्किल बनता, चौक होती तो मैं चौक से सर्किल ऐसे बना दूं, डस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़े, कंप्लीट बनेगा, जैसे कंपास लगाया गया। तो तुम मार्कर चल रहा है ये बोर्ड, इस पर चौक से बढ़िया बनता है, ठीक है। ये देखिए, हाँ अब देखिए, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक 0.8 सेकंड का टाइम लगना है, ठीक है, बना लीजिएगा इसको। यहां देखिए इतना समय लग रहा है एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में। ये टाइम किसके लिए मैंने सब बताया है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, ये है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा बताइए? एट्रिया सिकुड़ेंगे, दोनों करेंगे ना, तो दोनों में 0.1 सेकंड का टाइम लगेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 0.1 ये लगा रहा, 0.1 ये, दोनों मिला करके एक सचो कि दोनों एक साथ सिकुड़ते हैं ना, दोनों एक साथ, इसमें भी वही, इसमें भी वही टाइम लगना है, ठीक है, 0.1 सेकंड। ये 0.1 सेकंड। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल, या इसको आप क्या कह सकते हैं? सिस्टोल कह सकते हैं, ठीक है। अब किसकी बारी बताइए? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की बारी है ना। एट्रिया तो सिकुड़ गया, उसके बाद वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तुरंत। अब एट्रिया रिलैक्स करेगा, वो आगे समझेंगे। देखिए एट्रिया सिकुड़ गया 0.1 सेकंड में, अब इतना समय बचा हुआ है ना, यहां से यहां तक का, यहां से लेकर के यहां से देखिएगा, ये पूरा टाइम ये आराम करेगा, यहां से लेकर के यहां तक का वो टाइम आराम करेगा। 0.7 सेकंड का टाइम ये वाला है। देखिए ये जो समय बचा यहां से लेकर के और यहां तक का टाइम क्या है? ये यहां तक का ये है 0.7 सेकंड। और ये क्या है? एट्रिया डायस्टोल। एट्रिया डायस्टोल कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। समझ में आया? इतना सिकुड़ा, बाकी समय वो आराम करेगा, ठीक। बना लीजिएगा इसको। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन, इसका रिलैक्सेशन एक हार्ट बीट पूरा माना जाएगा ना, हो गया एक हार्ट बीट। अब उसी में हार्ट बीट में आप वेंट्रिकल को समझ लीजिए। वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एक बार रिलैक्स। वेंट्रिकल में देखिए, समझिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दौरान वेंट्रिकल क्या कर रहा था? रिलैक्स कर रहा होगा ना। तो रिलैक्स अभी समझेंगे कहाँ रिलैक्स कर रहा है। इस समय वो रिलैक्स है, अब वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये सिकुड़ गया,
अब इसने कॉन्ट्रेक्शन कर दिया, अब इतनी देर तक ये आराम कर रहा है, तो जब कॉन्ट्रेक्शन पूरा तो आपकी किसकी बारी कॉन्ट्रेक्शन की? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा देखिए, तो उसमें टाइम कितना लगेगा? कितना लगेगा? 3 सेकंड का टाइम। यहां से 0.3 सेकंड का टाइम लगा दिया, ये देखिए ये 0.3 हो गया, ठीक है। ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। सिस्टोल कितना आया? 0.3 सेकंड का टाइम, ठीक। हाँ बताइए, इसको यहां तक बना लीजिएगा, इसको थोड़ा सा, ये मिस्टेक ये है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, यहीं इसको खत्म करना है, ठीक है। हाँ बता रहे हैं, कुछ बताइए। इसको मैं एक बार फिर से देखिए, इस डायग्राम में बस इतना ही चेंज करना है, कुछ ज़्यादा नहीं चेंज करना है। इसमें आप चाहेंगे दोबारा ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए कुछ कह रहे हैं, बताते जाइए। हाँ ठीक, बताइए। हाँ डायस्टोल, हाँ 0.7 बिल्कुल बोलेंगे। और उस दौरान एक दूसरा चैम्बर है वेंट्रिकल, एक हार्ट बीट बोला जाएगा उसको। तो देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे एट्रिया अपना अलग सिस्टम कर रहा, वेंट्रिकल अलग कर रहा, एट्रिया सिकुड़ गया, फिर बाद में आराम किया। उस दौरान वेंट्रिकल क्या कर रहा? वेंट्रिकल उस दौरान जब एट्रिया सिकुड़ रहा था तो वेंट्रिकल आराम कर रहा था, और जब वेंट्रिकल आराम कर रहा है उस दौरान वो सिकुड़ रहा है। तो ये अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। चाहे आप एट्रिया को समझ करके कार्डियक साइकिल समझ लीजिए एक हार्ट बीट, चाहे वेंट्रिकल को समझ करके। वेंट्रिकल भी वही काम करेगा एक हार्ट बीट में जो काम एट्रिया कर रहा है, केवल टाइम का अंतर होता है, टाइम मिला करके 0.8 लगेगा, ठीक है। बस ये इनके सिस्टोल डायस्टोल में टाइमिंग डिफर हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके ये बनाइएगा कि पॉइंट, देखिए यहां बनाएंगे 0.1, ये 0.1 इसको लिखिएगा 0.1 सेकेंड इसका टाइमिंग, और बाकी बच्चा कितना? 0.3। अब किसकी बारी है? ये, तो इसको एरो यहां कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये अरे यार पूरा डायग्राम ही गड़बड़ हो गया ये आप समझ में आया? यहाँ मैं फिर से इसको सही से लिख दे रहा हूं, ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आपको ये दिखा रहे हैं। एट्रिया सिस्टोल किया 0.7 सेकंड के लिए, इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए जो कि यहां से 0.7 यहां से काउंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहां से इतना हटेगा, इतनी लाइन को हटा दीजिएगा, ये वाली लाइन नहीं है, यहां से यहां तक वो आराम करेगा। अब ये यहां से कॉन्ट्रैक्शन चालू कर रहा है वेंट्रिकल, ठीक है, और 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कहां पूरा हो गया? यहां जाकर के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पूरा कर दिया। अब आराम करेगा वेंट्रिकल ना, तो वेंट्रिकल यहां से लेकर के इतना आराम करेगा और इसके बाद इतनी देर और आराम करेगा। यहां से क्योंकि सिकुड़ेगा यहां आकर के ना, वेंट्रिकल जब यहां पहुंचेगा तब सिकुड़ेगा, तो यहां से खत्म कर दिया कॉन्ट्रैक्शन। अब रिलैक्स हो रहा, रिलैक्स हो रहा, रिलैक्स हो रहा, कहां तक रिलैक्स करेगा? यहां तक। समझ में आ रहा है? इस दौरान तो करेगा ही, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस दौरान भी वेंट्रिकल क्या करेगा इतने समय? रिलैक्स। तो 0.4 सेकंड का टाइम इसमें लगेगा, ठीक। तो देखिए हमने कितना बोला है वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन? 0.5, 0.4, 0.1 जोड़ दीजिए, कितना आया? 0.5। कितनी देर कॉन्ट्रैक्ट किया? 0.3। एट्रिया कितनी देर कॉन्ट्रैक्ट किया? 0.1। रिलैक्स कितना किया? ये और ये जोड़ दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक का टाइमिंग जोड़ दीजिए, तो 0.4, 0.3, 0.7 आया ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ नहीं आया तो बताइए। आ गया जी ये पॉइंट यहाँ। अब एक चीज समझिए, ज्वाइंट नहीं आया तुमको ना? क्या नहीं आया बताओ? ध्यान सुनिए, आप या तो एट्रिया को लेकर समझ लो या तो वेंट्रिकल को लेकर समझ लो, चारों चैम्बर को समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो एट्रिया का समझ लीजिए और या तो वेंट्रिकल। समझ में आ रहा ना? 0.8 सेकंड का टाइम एट्रिया के सिकुड़ने और फैलने में लगता है, या तो ऐसे कह सकते हैं वेंट्रिकल सिकुड़ने और फैलने में भी 0.8 लगता है। समझ में आया?
आप चारों को एक साथ मत जोड़ दीजिएगा, उसमें आ रहा पीछे नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है बेटा, पीछे बता दीजिए क्या नहीं आ रहा है। कुछ कह रहे थे वो, हाँ बाद में समझा देना, अगर नहीं पूछ पा रही हमसे तो पूछो, पूछना तो नहीं। तो देखिए एक चीज समझना है, ज्वाइंट डायस्टोल बताएंगे, इस दौरान दोनों चैम्बर आराम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए। देखिए 0.4 सेकंड का जो टाइम है इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां एट्रिया सिकुड़ रहा था, यहां से यहां तक आराम किया, यहां वेंट्रिकल सिकुड़ रहा था, यहां से कॉन्ट्रैक्शन चालू किया, वेंट्रिकल कहां खत्म किया, यहां। तो इतने समय यहां से लेकर के यहां तक सब आराम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक चारों चैम्बर रिलैक्स हैं। फिर से देख लीजिए, इसमें किस चीज के इतने एरिया में कौन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, एट्रिया। यहां से लेकर के यहां तक एट्रिया रिलैक्स किया। इस दौरान जब एट्रिया सिकुड़ रहा था तो वेंट्रिकल क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था ना। फिर वेंट्रिकल यहां से कॉन्ट्रैक्शन चालू किया, यहां 0.3 में खत्म कर दिया। इस दौरान एट्रिया क्या था, रिलैक्स था। फिर एट्रिया रिलैक्स तो यहां तक है ना, एट्रिया रिलैक्स कहां तक है, यहां से यहां तक। वेंट्रिकल कहां से रिलैक्स करेगा, यहां से लेकर के यहां तक। तो इतना समय जो 0.4 का है, यहां से लेकर के यहां तक, इसमें सब आराम कर रहे हैं, किसी का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। देख के बताइए, यहां से यहां तक कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, मैंने एरो लगाया है कहीं, नहीं लगाया है कॉन्ट्रैक्शन ना, मैंने नहीं लिखा है सिस्टोल, कहीं नहीं लिखा है। तो यहां से यहां तक दोनों चैम्बर है, तो टोटल 4। वैरायटी कितनी है, 2, एट्रिया वेंट्रिकल दोनों आराम करते हैं। तो हार्ट 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स करता है एक हार्ट बीट में। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक एग्जाम कराया गया, हमने इनको पेपर दे दिया, आप सबको इनको 0.8 सेकंड में पेपर कंप्लीट करना, इनको भी करना है। हमने इनको पेपर दिया, इन्होंने 0.1 सेकंड में पेपर कंप्लीट कर लिया, लेकिन जाना नहीं है, 0.8 तक बैठे रहना है। तो 0.1 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया अपना पेपर, तो 0.7 तक ये बैठे रहेंगे, नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। इन्होंने 0.3 में पेपर पूरा किया, 0.3 में, ठीक। फिर इसके बाद में बचा कितना टाइम इनके पास, 0.5 का बचा ना अभी तुम्हारे पास 0.5, तो 0.5 का टाइमिंग बचा है। तो क्या ये 0.5 तक आराम इनके साथ में करेंगे, इनके साथ कितना देर आराम करेंगे, सोचिए, थोड़ा दिमाग में सोचिए, इनके साथ में कितना देर, क्योंकि ये 0.1 पहले से आराम करके बैठे हुए हैं, ये 0.1 सेकंड पहले से आराम कर रहे हैं। तो इनके पास जो आराम करने का समय 0.5 बचा हुआ है, उसमें से 0.1 घटा दीजिए, क्योंकि उसमें ये आराम कर रहे हैं। तो साथ में कितनी देर रेस्ट मारेंगे, साथ में 0.4 का रेस्ट करेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर से बताएंगे, हाँ आ रहा ना, वही साथ में रिलैक्स रेस्ट होगा, 0.4 का, वही है ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। तो ये क्या है, ये है ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट का मतलब एक साथ, डायस्टोल, इसमें होगा बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, साइमल्टेनियसली करेंगे, साइमल्टेनियसली। देखिए रिलैक्स तो करते हैं अलग अलग टाइम पर, लेकिन एक साथ जब रिलैक्स करेंगे तो एक साथ को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली। अगर ये सक्सेसिवली लिख दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा आंसर। सक्सेसिवली का मतलब होता है एक के बाद एक, पहले हमने आराम किया फिर उसने आराम किया, वो होता है सक्सेसिवली, क्रमवार। और ये साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, साथ साथ आराम हो रहा है यहाँ पर, ज्वाइंट डायस्टोल एक हार्ट बीट में। तो यही समझना था इसमें, बताइए। हाँ वो भी समझा रहे हैं अभी हम, वो भी समझ लीजिए। देखिए और चीज समझिए, इसको समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ तक हो गया, हटा दें इसको, देखिए यही बता दें, यही समझ लीजिए। देखिए यहीं पर आप समझ लीजिए, अच्छी चीज है। जैसे एट्रिया से ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल में,
कितना ब्लड आता है 120 ml, इसमें भी आएगा, इसमें भी अलग अलग 120, ठीक है, टोटल 240 हो जाएगा। 120 इसमें भरेगा, 120 इसमें भरेगा, एक बार में एक हार्ट बीट, तो 120 आया। अब 120 में जो है कितना ब्लड, अब देखिए आपको लगता होगा एट्रिया जब सिकुड़ता है क्या तभी ब्लड नीचे आता है? नहीं, जब ये रिलैक्स करता है तब भी ब्लड आता है नीचे। कैसे? देखिए, जब एट्रिया सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायस्टोल होगा, तो 30% ब्लड आएगा। कितना आएगा नीचे? 30% ब्लड नीचे भाग के आ गया, ठीक, 30% इसमें भी आ गया। तो 120 ml का 30% निकाल लीजिए, जितना भी आया, 120 आता ना एक बार में, तो 30% आ गए। हाँ, बाकी जो 70% बचा वो कब आएगा? जब ये चारों आराम करेंगे। ये भी रेस्ट मोड में, रेस्ट का मतलब ये फैल रहा है, ये भी फैल रहा है उस दौरान, तो जब ये रिलैक्स करता है और ये भी रिलैक्स करेगा, ठीक, तो बाकी बचा हुआ 70 ml ब्लड आ जाएगा इसमें। तो 70 ml ब्लड जो आएगा उसमें एट्रिया को सिकुड़ने की जरूरत नहीं है, एट्रिया रेस्ट मोड में है, ब्लड आ जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि एक बार वॉल्व सिकुड़, जब एट्रिया सिकुड़ता है तो वॉल्व क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, तुरंत खोलते हैं ना ऊपर वाले वॉल्व, तो उसके बाद में वॉल्व तुरंत नहीं बंद होता है, याद रखिए। जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब झटके से वॉल्व बंद होगा। जब वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे नीचे वाले चैम्बर तब वॉल्व बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड वापस ना चला जाए, लेकिन वेंट्रिकल तो आराम कर रहे हैं ना। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, 30 ml ब्लड को, 30% ब्लड को नीचे भेज दिया वेंट्रिकल में, ठीक है। वेंट्रिकल उस दौरान क्या कर रहे थे? रिलैक्स हो रहे थे ना, ब्लड को रिसीव किया। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के बाद पॉइंट आराम करता है ना, आराम करता है, तो जब ये वाला रेस्ट करेगा, 0.4 वाला जब रेस्ट करेगा, तो उस दौरान 70 ml ब्लड को ये पंप करेगा, क्योंकि उस दौरान ये भी आराम कर रहे हैं, तो ये फूले हुए हैं। तो जब ये, हाँ, 0.4 में चारों चैम्बर रिलैक्स करते हैं, तो ये जब वेंट्रिकल डायस्टोल में रहेगा, फूला हुआ वेंट्रिकल रहेगा उस समय, ठीक है, डायस्टोल, तो ब्लड को रिसीव करेगा ना, वॉल्व खुला रहेगा। याद रखिए, वॉल्व बंद तब होता है जब वेंट्रिकल सिकुड़ता है, तो वॉल्व बंद हो जाता है। क्यों? वापस ब्लड ना चला जाए, तो वॉल्व खुला रहेगा उस दौरान, ठीक है। तो 30 ml ब्लड एक्टिव फिलिंग से होता है। एक्टिव फिलिंग समझते हैं? एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है, एट्रिया सिकुड़ रहा है, तो एक्टिव प्रोसेस है कि नहीं होता ये? अगर हमारी मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं तो वो एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है। लेकिन जब कोई चैम्बर रेस्ट मोड में है तो वहां कोई एनर्जी नहीं खर्च हो रही, वो पैसिव है। तो 30% ब्लड एक्टिव फिलिंग से आता है, 70% पैसिव फिलिंग से। कहीं नोट कर लीजिएगा, नोट करिए, 30% ब्लड रिसीव्ड जो होता है, रिसीव्ड इन वेंट्रिकल बाय पैसिव फिलिंग, पैसिव प्रोसेस है, वो एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। और 70% जो है ब्लड इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में जो रिसीव किया जाएगा बाय पैसिव, वो सॉरी ये एक्टिव है, ये ऊपर वाला एक्टिव है, इसको एक्टिव लिखिएगा, आप बता भी नहीं रहे हैं, ये एक्टिव है और ये पैसिव प्रोसेस है। और ये 70% कब भरा जाता है? जब सब आराम कर रहे होते हैं। ये होता है ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ड्यूरिंग जॉइंट, इसको याद रखिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 70% ml ब्लड हार्ट में कैसे पंप किया जाता है? हार्ट में पंप नहीं, हार्ट में रिसीव कराया जाता है एट्रिया से, पैसिव फिलिंग से। तो ये सब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद समझना है साउंड। हार्ट में जो दो साउंड आती है उसको समझ लीजिए जल्दी से। ये लाइट लग रहा आ गया क्या? सब ग्रीन हो गया है, हाँ? आ गया ना? नहीं आया, वो स्विच ऑफ किए हैं सब। कैसे पता लगेगा? फर्स्ट से, पहले वाले पॉइंट से आ गया ना लाइट? लाइट जला दें, देखिए देखिए,
हार्ट साउंड समझ लीजिए, हार्ट साउंड। हार्ट में एक कार्डियक साइकिल में एक बार जब हार्ट बीट करता है तो 2 साउंड आती हैं, ठीक है। एंड 1 कार्डियक साइकिल, 1 कार्डियक साइकिल में कितनी साउंड आएंगी? 2 साउंड आएंगी, 2 साउंड आती हैं। या कह सकते हैं एक हार्ट बीट में, एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट बात एक ही होती है, ध्यान रखिएगा। एक हार्ट बीट या 1 कार्डियक साइकिल एक ही चीज है। उसमें 2 साउंड आती हैं। पहली साउंड होती है लब और दूसरी डब, LUB और DUB, ठीक है। हो सकता है कि यहीं LUBB कहीं लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल भी लिखा रहता है। ये वाली साउंड ये फर्स्ट साउंड होती है। कौन सी वाली है? फर्स्ट। ये है सेकंड। कौन सी तेज होती है? हाँ, ये इसकी पिच स्लो है। पिच का मतलब समझते हैं? पिच, ये तीखी नहीं है आवाज, ये मोटी आवाज है, ठीक है। तो इसकी पिच स्लो है, तेज नहीं आती है, तो लो पिच है, लो पिच, PITCH। आप कह सकते हैं स्लो साउंड है। और जब जो कोई भी चीज धीमे होती है तो ज्यादा देर तक होती है, ये साउंड देर तक खिंचती है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जैसे अभी आवाज को थोड़ा सा खींच के बोलिए तो बहुत तेज आप नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना। समय ज्यादा लगाएंगे तो स्लो, और फास्ट बोलेंगे तो समय कम लगेगा, फास्ट। लो पिच है और क्या चीज है? लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ज्यादा लगता थोड़ा सा, ठीक। और ये साउंड में क्या है? ये हाई पिच है, ये बड़ी तेज आवाज है। और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे बोलता है धक धक की आवाज आती है, तो पहला धक और दूसरा धक, ठीक। दूसरी साउंड तेज होती है। ये कब आती है और ये कब आती है? देखिए, ध्यान सुनिए। एट्रिया जब ये नीचे वाले चैम्बर सिकुड़ते हैं, जब ब्लड यहां से यहां आ गया ना, ब्लड जब यहां आ जाएगा और जब ये कांटेक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, वेंट्रिकल डायस्टोल जब होगा, क्या चीज? वेंट्रिकल का डायस्टोल, संकुचन, तो ये दोनों बल्ब क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड यहां से यहां ना चला जाए। जाना कहां है? बॉडी में, लंग्स में, वापस रिटर्न ना हो जाए, तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। तो पहली साउंड आती है AV वॉल्व के बंद होने से, या आप ऐसे कह सकते हैं वेंट्रिकल के डायस्टोल के दौरान आएगी। जब वेंट्रिकल का डायस्टोल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो ये साउंड आएगी, वॉल्व तुरंत बंद कर दी जाएंगे। काय को सिर पर ठोक रहे हैं? सिस्टोल डायस्टोल नहीं समझ में आता है क्या कंफ्यूज है इसमें? इतना, इससे ज्यादा तो अब आसन कहां हो जाएगा। देखिए, वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वॉल्व क्या हो जाएंगे? बंद। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होगा उसी दौरान बंद हो जाएंगे, एंड पर नहीं होगा। आप सोचेंगे कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, नहीं, जब शुरुआत में, क्योंकि अगर ये शुरुआत में बंद नहीं हुए तो ब्लड तो यहां से यहां जाने लगेगा। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा, फर्स्ट साउंड कब आती है? बाय क्लोजिंग ऑफ AV वॉल्व, जब AV वॉल्व बंद होते हैं। और कब होते हैं? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकल का क्या होता है? अच्छा, अगर मैं यहाँ एट्रिया डायस्टोल लिख दूं तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है उस समय एट्रिया क्या कर रहे हैं? डायस्टोल में, चारों आराम नहीं कर रहा। ये मत जॉइंट डायस्टोल नहीं लिख सकते हैं आप यहाँ,
आप ज्वाइंट डायस्टोल नहीं ले सकते। यहाँ जब ये सिस्टोल कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा, रेस्ट मोड में होगा। जब चारों रेस्ट करते हैं वो अलग केस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। ये कब आती है, लिखिएगा ड्यूरिंग। इसको बताइए, इसमें कौन सा वाल्व बंद होगा, सेमी लूनार बंद होता है, याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। यहाँ ये जो है ना, ये मेन आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी, इसमें लगा हुआ है वॉल्व। क्या लगा हुआ है, वॉल्व। तो ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, बंद। कब, जब एट्रिया रिलैक्स करता है। जब एट्रिया रिलैक्स करेगा तो ब्लड जो ऊपर जा रहा है वो नीचे ना आ जाए, क्योंकि सक्शन प्रेशर जानते हैं, अगर ये रिलैक्स कर रहा, फैल रहा है तो एक सक्शन प्रेशर लगा सकता है और ब्लड को ऊपर से नीचे खींच सकता है। हाँ, ग्रेविटी से भी आएगा और सक्शन प्रेशर, क्योंकि ये फूल रहा है तो ये ब्लड जो गया वापस आ सकता है। उसको रोकने के लिए वाल्व तत्काल क्या हो जाते हैं, बंद। कब, जब ये रेस्ट करेगा तब। तो जब ये रेस्ट करेगा तो उस समय इनका क्या हाल होगा, ये कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल by closing of चलिए बताइए, माइट्रल वाल्व जब बंद होता है तो कौन सी साउंड आती है, मिट्रल वाल्व जब बंद होता है तो कौन सी साउंड आती है, लब वाली साउंड, क्योंकि मिट्रल वाल्व इसमें लगा है। एबी जो राइट वाला हो, जो लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट हार्ट में जो वॉल्व है वो क्या है, बाइकस्पिड है, मिट्रल बोलते हैं, समझ में आया। और राइट वाले को ट्राइकस्पिड बोलते हैं, और सेमी लूनार भी क्या है, ट्राइकस्पिड हैं, ठीक। तो इसमें ये फिनिश हो गया। ये सब अब कुछ बच्चा नहीं है, देख लीजिएगा। हाँ, ईसीजी बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ध्यान सुनिएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट बदल सकते हैं कि नहीं, बदल सकता है। इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, कार्डियक आउटपुट का और स्ट्रोक वॉल्यूम का कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है या नहीं, क्यों नहीं होता है। अगर कार्डियक आउटपुट बदल गया हमारा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, क्लिनिक पे जाएंगे ना। क्लिनिकल का मतलब मेडिकल महत्व। अगर ये वैल्यू बदल रही है इसका मतलब आपके हार्ट में कोई समस्या है, ठीक है। तो ये इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस है, वैल्यू चेंज हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर कहीं पूछा जाए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो इसका मतलब होता है आपके शरीर में कोई समस्या अगर हो रही है तो उसका सीधे सीधे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जैसे एक जगह आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी घट बढ़ रही है तो उनका क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब लंग्स आपकी डैमेज हो रही हैं अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो। आगे देखिए, इसके बाद और क्या समझना है, ब्लड प्रेशर, आगे ही टॉपिक है ना। अरे पहले इसको समझ लीजिए, ईसीजी आगे बता दिया जाएगा। ये समझ लीजिए, मैं बता देता हूं। ब्लड प्रेशर क्या है, हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा या वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी आर्टरीज में कितना प्रेशर लगेगा। जैसे हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो आपकी जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर ब्लड चलता है ना, ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड आर्टरी की वॉल पर कितना प्रेशर लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। इट इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेंट्रिकल और हार्ट, ठीक है, या इट इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी, आर्टरी की वॉल पर ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर। ये किससे डिसाइड होता है, हार्ट। हार्ट जितना तेजी से ब्लड को पंप करेगा उतना ही ये यहाँ प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हार्ट के द्वारा आपकी आर्टरीज पर लगाया गया प्रेशर। भाई हार्ट जितना तेज प्रेशर से ब्लड को भेजेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर तो यहाँ पर आर्टरी की दीवार पर क्रिएट होगा। जितनी तेजी से ब्लड आएगा उतनी तेजी से ब्लड यहाँ फोर्स भी तो लगाएगा,
तो या तो आप कह दीजिए कि ब्लड के द्वारा आर्टरी की वॉल पर लगाया गया प्रेशर, या तो हार्ट के द्वारा आर्टरी की वॉल पर लगाया गया प्रेशर। बात एक ही है, ब्लड के द्वारा प्रेशर लगता है। समझ में आया ना, एक ही चीज होती है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? प्रेशर है, प्रेशर exerted by heart on wall of artery, आर्टरी की वॉल पर किसके द्वारा ये प्रेशर लगता है? ब्लड के द्वारा। लगेगा ब्लड से ही, लगाएगा कौन? हार्ट। बच्चे लड़के लोग गायब हो जा रहे हैं, क्या समस्या इन लोगों के साथ? एक दिन आते हैं हेयर स्टाइल ऐसे ऐसे काट के और चले जाते हैं। एक बैठता आगे जुल्फ वाला बैठता ना, बाहर खड़ा था, नहीं आया ना, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, बता रहे हैं ब्लड प्रेशर लो होता, क्या समस्या आएगी सब बता रहे हैं। ये हो गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में कितनी वैल्यू होती हैं? दो। एक होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, एक वैल्यू क्या है? डायस्टोलिक। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे ना? नीचे वाले चैम्बर जब सिकुड़ेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा? आपके शरीर में जाएगा। तो उस समय आपकी आर्टरी में जो ब्लड है वो कितना प्रेशर लगा रहा है? जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो वो होता है सिस्टोलिक, संकुचन के समय। ये वैल्यू क्या होती है? 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये समझते हैं? ये समझते हैं? जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसके पास इतना, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये कैसे होता है, ये मरकरी पारा भरा होता है, उसमें स्केल लगा होता है 0 से 100 पूरा 200 250 तक स्केल। पारा कितना ऊपर पहुंच गया? 120 मिलीमीटर तक पारा पहुंच जाता है। कब? जब ये सिस्टोल करता है। और दूसरी वैल्यू क्या रहती है? 80 रहती है, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम में। मरकरी कॉलम में 80 मिलीमीटर तक पारा चढ़ जाएगा जब हार्ट क्या करेगा? रेस्ट करेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हार्ट जब क्या आप हार्ट जब रेस्ट करता है तो ब्लड पंप करता है कि नहीं करता है? बताइए, नहीं करेगा ना। तो पंप नहीं करेगा तो आर्टरी में ब्लड कहां से आ जाएगा? तो प्रेशर कहां से लगेगा? तो आर्टरी में पूरा ब्लड, आर्टरी खाली नहीं है कि पूरा सारा ब्लड चला गया, याद रखिएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत ब्लड बचा हुआ है, वो प्रेशर क्या कर रहा है? लगा रहा है, ठीक है? जो बाकी ब्लड बचा है, तो यहां से ये चीज है। अब अगर बीपी हाई होता है तो हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? हाइपर टेंशन का मतलब अगर ब्लड प्रेशर 140/90, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? 140, नीचे वाली 90, इतनी है या इससे ज्यादा है, ठीक है? और मोर, इतना या इससे ज्यादा अगर बीपी हो गया तो कहते हैं हाइपरटेंशन हो गया। 140 है या 140 से ऊपर, लेकिन कुछ लोगों का, हमारा 140 कभी कभी पहुंच जाता तो थोड़ी ना हाइपरटेंशन हो गया। ये जानते हैं 100, ये नॉर्म आज के समय ये भले कहने को है ये 120, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि 140 बीपी पहुंच गया है तो टेंशन की बात नहीं हो सकता है। हाँ, 160-65 ऊपर वाली वैल्यू निकल गई, 160 या 50 के ऊपर तब थोड़ी समस्या क्रिएट हो रही है, समझ जाए? एक नॉर्मल पर्सन में भी ये वैल्यू आ सकती है, ठीक? हाँ, लेकिन चूंकि बुक के हिसाब से जो लिखा रहता है वो माना जाता है हाइपरटेंशन इतने से ऊपर मानते हैं, इतना या इससे ऊपर। अब हाँ, क्या कह रहे हो बताइए? नहीं, ब्लड प्रेशर एज के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता है, ठीक है? एज चेंज होने से बीपी क्या होता है? घटता बढ़ता है। और देखिए, अगर हाई बीपी है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है, इसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया एक टर्म यूज किया जाता है, ट्रैकीकार्डिया। जब डॉक्टरी पढ़ते हैं तो इतना नाम याद रखना पड़ता है। भी आपको लगता है ना कि एनसीईआरटी में नाम नहीं रट पा रहे हैं, किसी डॉक्टर से पूछिए जो पढ़ रहा हो, उसके इतना नाम रटना पड़ता है, इतनी टर्मिनोलॉजी है।
बहुत ज्यादा नाम रखने, दवाओं के नाम तो छोड़ दीजिए, ये टर्मिनोलॉजी टैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, हाई बीपी। लो बीपी अगर हो गया है, लो बीपी कब होगा, जब वैल्यू 120 और 80 से नीचे चली जाएगी, 110 और क्या हो गया 70 हो गया, ये लो बीपी हो रहा है, ठीक है। तो ये है ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, ठीक। हाई और लो बीपी के नाम है। डॉक्टर लोग आपस में ये नहीं कहेंगे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जब डॉक्टर आपस में बात करते हैं तो कहते हैं इसको ट्रैकीकार्डिया दिक्कत है, तो कि सामने वाला ना समझ पाए पेशेंट, वो समझ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हाँ वो नहीं समझ पाया, आपस में ही बात करेंगे। एक बार मैं अपने बच्चे को दिखाने गया मेडिकल कॉलेज में, छोटे बच्चों को पैर की दिक्कत थी, डॉक्टर मोबाइल निकाल करके मोबाइल में सर्च कर रहा है, हाथ सिर पे पकड़ के बैठा है, तो मैं उसको देख रहा हूँ कि जो कर क्या रहा है, हाँ ऐसे सिर पकड़ के बैठे हैं और मोबाइल में सर्च कर रहे हैं, बीमारी सर्च कर रहे हैं वो बहुत देर तक मुझे हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की सर क्या हुआ, कुछ पता लगा, कुछ नहीं, 15-20 मिनट तक वो मोबाइल चलाए हमारे सामने बैठ करके, फिर कहे समझ नहीं पा रहे हैं क्या दिक्कत है इसकी, यही सब समस्याएं हैं। ये हो गया, ठीक। अब कुछ समझ देखिए, अब आप बताइए क्या पूछ रहे थे, ये कुछ पूछ रहे थे, बताइए। लो बीपी कैसे होता है, हाई बीपी कैसे होता है, बहुत सारे रीजन देखिए। हाई बीपी कैसे होगा, हाई बीपी होगा टेंशन, तनाव, टेंशन को बोलते हैं स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस ले लेंगे, ठीक है, कोई भी, तो स्ट्रेस में क्या होता है, आपका जो एड्रेनल ग्लैंड होगी, एड्रेनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, किडनी के ऊपर लगी रहती है, होती है ना, वहां से हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, और दूसरा हार्मोन कौन सा है, नॉर एड्रेनलिन। जब आप टेंशन में होंगे तो आपकी एड्रेनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होगा, एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन, दो हार्मोन, इसको कैचिकोलामाइन भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये एपिनेफ्रिन है और ये नॉर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन क्या करेंगे, ये सीधे आपके हार्ट से बात करेंगे और हार्ट पर जा करके ब्लड प्रेशर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो बीपी बढ़ने का एक रीजन समझ में आया, स्ट्रेस। ये सीधे हार्ट पर जाएंगे, हार्ट में, और हार्ट में जाकर के बीपी को क्या कर देंगे, इंक्रीज, समझ में आ रहा है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक, एक रीजन। तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसलिए क्यों, घर का टेंशन नहीं, बाहर का भी नहीं लेना, वो करा सर घर का नहीं लेना चाहिए, हाँ अरे घटा भी देंगे ना, क्यों परेशान है, ब्लड प्रेशर घटा दो, घटना ब्लड प्रेशर सबसे खतरनाक बात, सुनिए, ब्लड प्रेशर बढ़ना इतना खतरनाक नहीं है, घटना ज्यादा खतरनाक होता है, सब जानते हैं। लो बीपी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, कब चैन की नींद लग जाती है पता नहीं लगता है, कब पर्सन, हाँ कब पर्सन कोमा में चला गया, ऊपर पहुंच गया, पता नहीं लगेगा, हाँ हाई में तो पता लगेगा, हाई में चिल्ला चिल्ला के मरेगा वो ठीक है, एक रीजन ये हो गया। इसके बाद देखिए, कोई मेडिसिन ऐसी ली जा रही है, बहुत सारी दवाएं होती हैं जो आपकी क्या करती हैं, हार्ट पर प्रेशर डाल करके और हार्ट बीट को बढ़ा देती हैं, हार्ट रेट बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो सम मेडिसिन्स, कुछ क्या करती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, वो क्या कर देती हैं, वो हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं। सो याद रखिए, जब हार्ट बीट तेज हो गई तो हार्ट जल्दी जल्दी धड़केगा कि नहीं, चलो, तो जब हार्ट बीट तेज हो गई इसका मतलब ज्यादा ब्लड को पंप किया जा रहा है, तो ज्यादा पंप होगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो हार्ट रेट बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक। और क्या हो सकता है, आपने नमक ज्यादा खा लिया, हाई सॉल्ट इनटेक, हाई सॉल्ट ले लिया इनटेक। नमक ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, देखिए, ये आपकी क्या हो गई, ब्लड वेसल, सोचिए यहाँ खून की नली है कोई, ठीक है, ब्लड वेसल है,
आप जब नमक ज्यादा खाते हैं तो वो नमक अल्टीमेटली जाता कहाँ है? आपके ब्लड में ही जाएगा, क्योंकि मुंह से होता हुआ पेट में जाएगा, स्टमक में, वहां से आंतों में पहुंचेगा, आंत से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाएगा। सारी चीजें इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाती हैं? अल्टीमेटली ब्लड में। तो ब्लड में ये पहुंच गया। अब ब्लड में क्या है? सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है, सॉल्ट ज्यादा है, नमकीन है ब्लड। कैसा है? नमकीन है, ठीक। तो जब ये है तो इसके आसपास जो सेल होंगी, आपकी ब्लड खून की नली के आसपास ब्लड वेसल की सराउंडिंग में टिश्यू होगा कि नहीं होगा? तो वहां जो टिश्यू होगा उसमें वाटर होगा कि नहीं होगा? वाटर सेल में होता है। तो जब इसमें साल्ट, पहले साल्ट ज्यादा नहीं था तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब साल्ट बढ़ गया तो वाटर, बताइए, तो वाटर, एक चीज जानते हैं, वाटर कहां से कहां मूव करता है? ऑस्मोसिस पढ़े हैं ना? ऑस्मोसिस, जहां वाटर ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ अपने आप चला जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं, अच्छा वाटर ज्यादा कहां होगा? जहां पर सॉल्यूट कम होगा। केमिस्ट्री में पढ़े ना, अगर सॉल्यूट कम है तो रिलेटिवली वाटर ज्यादा होता है, ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। अब बताइए, यहाँ जो ब्लड में जितनी भी चीजें मिली हुई हैं वो सब क्या है? सॉल्यूट तो है। साल्ट क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट बढ़ गया तो उसके अनुपात में वाटर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? ब्लड में ब्लड गाढ़ा हो जाएगा आपका। तो जब वाटर इसमें कम हो जाएगा और पानी यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ज्यादा, क्योंकि याद रखिए अगर एक जगह वाटर कम है तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह ज्यादा होगा ही। नहीं होगा तो वाटर जहां ज्यादा वहां से कम की तरफ अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ कम है, इसका मतलब यहाँ ज्यादा होगा। तो यहां से वाटर खींच करके कहाँ आ गया? अब सोचिए, वाटर जब यहाँ ज्यादा आ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ने से होता क्या है? ब्लड का जो 5 लीटर आपके शरीर में ब्लड है वो बढ़ करके 6 लीटर हो जाएगा। तो 6 लीटर जाएगा कहाँ? वो सीधे आपके आर्टरी पर प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगेगा? या तो टॉयलेट के रास्ते पर हट जाएगा। तो शुगर के केस में यूरिन बहुत ज्यादा बनता है, बार बार टॉयलेट जाते हैं, उसका भी कारण यही है। चाहे नमक बढ़े ब्लड में, चाहे चीनी बढ़े, क्योंकि चीनी का भी केस है, चीनी भी सॉल्यूट है। हाई शुगर के लोगों में बीपी, शुगर से बीपी जनरेट होता है। याद रखिए, अगर किसी को शुगर है तो बीपी जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर है तो ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा है। सेम वही केस, सॉल्यूट ज्यादा है, पानी यहां से खींच करके ब्लड में लगातार आएगा, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड हो जाएगा आपके ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड कहां जाएगा? वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा दीवारों पर। जब हार्ट पंप करेगा तो ना, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा ब्लड फेंकना पड़ेगा हार्ट को, तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। एक चीज तो ये होगी, बीपी बढ़ेगा। दूसरा क्या? शुगर के केस में यूरिन ज्यादा बनता है, 10 बार टॉयलेट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर को निकालना हमको, तो किडनी को काम ज्यादा करना पड़ेगा आपको। भाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है शुगर के केस में। और क्या चीज होती है शुगर में? आपके जो है पानी की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन से बाहर निकाला भी जाता है, ठीक, दोनों चीजें होती हैं। भूख भी बहुत लगती है शुगर में, जो मिल जाएगा सब खा के खत्म कर देंगे, होता है कि नहीं होता? हाँ, सब खत्म हो जाता है, ठीक। तो अच्छा, भूख का रीजन कोई बता सकता है? भूख क्यों लगती है शुगर में? शुगर के पेशेंट को ज्यादा भूख क्यों लगती है? ग्लूकोज बहुत ज्यादा है शुगर में, ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी तो बहुत बननी चाहिए ना। आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है लेकिन फिर भी थके थके महसूस करते हैं पेशेंट। जिसको शुगर रहता थका हुआ रहता है। कारण यह है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। ये ब्लड जब आपकी कोशिकाओं में जाता है तो ब्लड, आपकी कोशिकाएं उस ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाती हैं। आपकी बॉडी की सेल ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रही है ढंग से। खूब ग्लूकोज है आपके ब्लड में लेकिन यूज नहीं करते हैं। खाना सामने रखा लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। क्यों? समस्या ब्लड बॉडी में है, खा नहीं पा रहे हैं। दांत पोपले हो गए हैं, दांत खत्म हो गए हैं, खा नहीं पा रहे हैं खाना। वही कि आपकी बॉडी की जितनी भी सेल हैं वो ग्लूकोज को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रिसीव करने की क्षमता खत्म हो जाती है, ग्लूकोज कम हो जाती है शुगर के केस में, ठीक है। तो भले शुगर ज्यादा है, ब्लड में शुगर ज्यादा है लेकिन अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा, तो ये कोशिकाएं भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए, आ जाएंगे ना।
उनको में ग्लूकोज नहीं प्रॉपरली जाएगा तो एनर्जी कम बनेगा, एनर्जी कम बनेगी तो बेचारे थकी थकी नजर आएंगे, तो शरीर थका नजर आएगा। और जब ये थकी नजर आएंगे तो इसमें जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं बनेगा तो आपको भूख भी तो लगेगा। भूख लगने का रीजन यही है, शरीर की सारी एनर्जी खर्च हो रही है, शरीर के अंदर कुछ काम में खाना नहीं पहुंच पा रहा, ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये सब मुंह फैला के बैठे रहेंगे कि हमको ग्लूकोज दो, तो आप बाहर से और खाना खाएंगे, होता ना, भूख बढ़ जाती है। इसलिए आ रहे थे अभी, रुक जाइए, वहीं आ रहे हैं, रुक जाइए ना, बस देख रहे हैं। तो ये समझ में आया, ये मैंने ये अगले चैप्टर में है, कौन से वाले में पढ़ेंगे ये सब चीजें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो ये रीजन 2 हो गए आपके, क्या चीज, टेंशन ज्यादा लेना नहीं है और दवाएं नहीं खानी उल्टी सीधी और साल्ट नहीं खाना है, या हाई ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा है इन ब्लड में आपके ग्लूकोज ज्यादा है, या शुगर जिसको कह सकते हैं, शुगर है। एक चीज और होती है, एक हार्मोन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण और है, जो आपकी किडनी होती है, ठीक है। किडनी में नेफ्रॉन सबको पता है ना, नेफ्रॉन जानते हैं ना, ठीक। एक होता है वैसोप्रेसिन, पता है किसी को, वैसोप्रेसिन, इसको बोलते हैं एडीएच हार्मोन, एडीएच। जानते हैं क्या करता है, ये किडनी में जो आप पानी पीते हैं उतना पानी टॉयलेट के रास्ते नहीं निकलता है, उतना पानी, अगर सोचिए एक गिलास पानी पिया तो एक गिलास टॉयलेट नहीं बनता है, क्योंकि अगर एक गिलास पानी निकल जाएगा तो आपके शरीर में बचेगा क्या, फिर आपके बॉडी में पानी यूज हो रहा ना, तो वो जो है जितना वाटर पिया जाता है वो सारा वाटर बाहर नहीं किया जाता है, कुछ वाटर को खींचा जाता है किडनी से वापस ब्लड में, अगले चैप्टर में समझेंगे वो कौन करता है ये। तो अगर ये कम हो गया तो क्या हो जाएगा, सर ये ज्यादा हो गया, बहुत बन रहा है, तो आप जितना पानी पी रहे हैं उसमें मैक्सिमम हिस्सा बॉडी में रिटर्न करा लिया जाएगा, यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, मतलब बॉडी से वाटर को कम बाहर किया जाएगा, क्योंकि ये पानी को बाहर होने से रोकता है, ब्लड से, यूरिन से, ठीक है, यूरिन से वाटर की लॉस को ये कम करता है। तो ज्यादा बन रहा है अगर ये, तो यूरिन से वाटर कम बनेगा, तो अगर इसका लेवल हाई तो एक्स्ट्रा पानी जाएगा कहाँ, ब्लड में, और ब्लड में जाएगा तो सीधी सी बात है ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हाई वैसोप्रेसिन लेवल, हाई एडीएच अगर बन रहा है तो बीपी हाई हो जाएगा। बीपी कम कैसे होगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, इसी का सब अपोजिट कर देंगे तो बीपी लो हो जाएगा। अब ये नहीं है कि मौज मस्ती में है, टेंशन एकदम नहीं है तो बीपी कम हो जाएगा, नहीं तब नहीं होगा, है ना, कि टेंशन नहीं है, बहुत खुश हैं तो बीपी कम हो जाएगा, नहीं, तब नॉर्मल रहेगा। तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। ये नमक बहुत कम खा रहे हैं, बीपी घटेगा, ग्लूकोज बहुत कम है ब्लड में, बहुत कम ग्लूकोज हो गया, बीपी घटेगा, इसका लेवल हाई लो हो गया तो बीपी घट जाएगा। समझ में आया, आ रहा है ना, पीछे कोई नहीं आ रहा है, अब पीछे देख रहा है, क्या करें। ब्रेन हेमरेज समझ लीजिए क्या होता है। देखिए जब आपका बीपी बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ लगेगा, पूरे शरीर में लगेगा, आपकी जितनी ब्लड वेसल हैं सब में। सबसे नाजुक ब्लड वेसल कहाँ की होती है, ब्रेन की, नसें बड़ी पतली पतली होती हैं, ठीक है, बड़ा संकुचित हैं, ठीक है। जैसे बॉडी में जो ब्लड वेसल है वो ब्रॉड है, लेकिन जो दिमाग में नसें जा रही हैं वो क्या है, बारीक है। यहाँ प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा और ब्रेन की नसें फट जाएंगी, आर्टरीज फट जाएंगी, तो ब्रेन में ब्लड फैल जाएगा पूरा, अब ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज होने से पर्सन मर जाता कि बच जाता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कितना फास्ट हुआ है। अगर हल्का फुल्का ब्रेन हेमरेज तो बच जाएगा, क्योंकि नसें फट गई हैं, तो नसें सब नहीं फटी हैं ना, कुछ ब्रेक की हैं, कुछ ब्रेक किए, काम चल जाएगा, फिर से रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ज्यादा डेंजरस कंडीशन है तो पर्सन डाई कर जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, हीमोराज नाम है इसका, कुछ ऐसे नाम बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज,
ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, ज़्यादा सोच लेने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। एक चीज़ जान लीजिए, एकदम जिंदगी को एकदम रेस्ट मोड में जीना चाहिए, टेंशन जरा सी नहीं। क्योंकि अभी आप लोगों की लाइफ में टेंशन नहीं है, कहते नौकरी पा जाएंगे बहुत सुकून हो जाएगा, अरे और झंझट हो जाएगा। हमसे पूछो, किसी भी आप जॉब वाले से पूछिएगा, जो डिफाल्टर होगा उसके लिए नहीं है। जो डिफाल्टर है बहुत मौज में जी रहा है, वो काम नहीं करना है। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछिएगा, कहीं बहुत काम है, नौकरी में बहुत काम है, इतना गवर्नमेंट रोज डाटा फीड करिए, फलाना ढिकम सब कुछ करिए, बहुत कुछ होता है। समझ में आ रहा है? तो टेंशन तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने की, लास्ट में खत्म होती जा करके मरने के बाद भी। तो टेंशन इसलिए लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का एक रूटीन है। जैसे दुख जिंदगी में आते रहेंगे तो झेलते रहिए, उसको क्या करना है। थोड़ी ना है कि इसको लेके टेंशन में हो जाऊं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमको भूल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भूल जा रहा है, याद करिए और याद करिए। हाँ, कब तक भूलेंगे बताइए। हाँ बिना टेंशन के कोई काम नहीं होता, बात सही है। बिना टेंशन के कोई काम नहीं होता, ये बात सही कर रहे हैं। जब तक आप जो है टेंशन नहीं लेंगे तब तक काम नहीं होगा। जो नहीं आए हैं वो टेंशन नहीं ले रहे हैं, क्यों? पढ़ रहे हैं वो, है ना। कुछ लोग दिखा के पढ़ते हैं, कुछ लोग दिखा के नहीं पढ़ते हैं, वही वाला। चलिए ठीक है, अगली बार यहीं से आगे पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, हंसना तो बहुत जरूरी है। और कुछ लोग जो बुढ़े लोग होते हैं वो जाते हैं क्लब सवेरे के टाइम पे जॉगिंग करने। वहां एक बार मैंने देखा था लखनऊ में, एक ऐसी कमरा था, बहुत तेज तेज सब हंस रहे थे। हाँ, हंसने का योगा होता है, बहुत तेज तेज हा हा करके। अरे